हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। 20 मार्च 2023 है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 4 से 5 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस समय। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ रहे थे क्वेश्चन। मतलब ये है कि जब पूरे साल का, अगर आप एक साल का न्यूज़पेपर प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको एक ओवरऑल व्यू मिलता है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं किस ट्रेंड पे चलते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं एग्जाम में वो किस तरह का ट्रेंड होता है। ऐसा ही होता है। जैसे आज से मैं अगर पिछले महीने बात करूँ तो उस समय फॉरेस्ट वगैरह को लेकर के बहुत से आर्टिकल्स आए थे। अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में या कोई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ना, तो फिर वो ऐसा उनका गुनाह नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो उनका गुनाह नहीं, गुनाह आपका है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करिए और उसको एक करने की कोशिश किए। एक सेकेंड, थोड़ा सा मोबाइल अलार्म बज रहा है। तो उसमें आयोग का, कमीशन का कोई वो फॉल्ट नहीं होता। फॉल्ट हमारा होता है कि हम प्रॉपर तरीके से और एकदम अपडेटेड नहीं होते हैं। हम आउट ऑफ मतलब अपडेशन से होते हैं, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और जिसे इसमें एग्रीकल्चर से लेकर के आया हुआ है आज का जो है, मैं उसको लेकर के बता दूँ। जैसे कि इसमें कई आर्टिकल आए हुए हैं। मैं आज का जो आर्टिकल है उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के है, कितना हम इंपोर्ट करते हैं कितना एक्सपोर्ट करते हैं। फिर स्पेशली एक शुगर केन पे, शुगर केन पे आया हुआ है। तो उसमें ये कहा जाता है कि जो एक रॉ शुगर होता है और एक जो वाइट शुगर होता है। वाइट शुगर इन द सेंस कि एकदम आप लास्ट स्टेज पे हो, आप उसको यूज कर सकते हो। और शुगर, आपको ये पता है कि अगर हम ब्राज़ील को छोड़ दें तो उसके बाद इंडिया सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली जो कि मैन्युफैक्चर करता है। शुगर जो चीनी होती है वो हमें बस ऐसा नहीं बस गन्ने से ही आता है, वो आपका चुकंदर होता है जो उससे भी आता है, और भी सोर्सेस होते हैं उससे आते हैं। इसके लिए इंडिया का जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, काफ़ी मतलब अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में। कि जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि जो एथनॉल इसको बनाया जाए, जो एथनॉल इसे क्रिएट किया जाए गन्ने से, शुगर कैन से, और फिर उसको जो है कि पेट्रोल में जो है कि इसका ब्लेंडेड किया जाए। टारगेट रखा गया है 20% 25%। वो जब कभी उचित समय आएगा तो हम उसको डिस्कस करें, बस यहाँ पे इसका कनेक्टिविटी बता रहे हैं। और इंडिया में जो शुगर के प्रोडक्शन हो रहा है, आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, बट जो फार्मर्स होते हैं उनको एक मतलब जो होता है ना कि बेनिफिट होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आपके दिक्कत, आपके दिमाग में आएगा कि बेनिफिट क्यों नहीं हो पा रहा है। क्यों इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उनको प्रॉपर तरीके से मतलब इंडस्ट्री या फिर मार्केट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो है कि अच्छा मार्केट पे प्रोक्योर करे। एमएसपी जैसे होती है, उनके लिए फेयर प्राइस दिया जाता है उनको लिए। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये हो जाती है ना कि जो मिल्स होते हैं वो डिले कर देते हैं इनको पेमेंट देने के। तो समझिए दो दो सीजन का जो है कि शुगर केन का पेमेंट रुका होता है। जैसे आप वीट राइस का करते हैं तो इमीडिएट मिल जाता है कुछ सप्ताह महीने के बाद में, लेकिन शुगर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि बहुत दिक्कतें आती है। तो दिक्कतें इसलिए आती है कि जो शुगर कैन इंडस्ट्री होती है ना, वो भी प्रॉब्लम में सफ़र करती थी। इसके लिए गवर्नमेंट ये कर सकती है कि उनको मार्केट प्रोवाइड करवाए कि आप जो है कि शुगर कैन का जो कि एक्सपोर्ट करें, फिर उसको पेट्रोल में जो कि ब्लेंडेड करें तो उससे मार्केट होगा। तो हम ये सारी चीज़ें होती हैं उसके साथ। इसके लिए कॉन्टेक्स्ट में ये बात चल रही है इस आर्टिकल में। हम हल्का सा ब्रीफ लेंगे, बस ओवरऑल व्यू बता रहे हैं हम आपको कि कैसे चलेगा। तो इसमें क्या है कि फिर वो अभी कुछ समय पहले जो हमारे ऑफिसर्स थे इन गवर्नमेंट के, वो विजिट किए थे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री में। वहाँ पे उनका ये एफर्ट्स रहा साउथ ईस्ट एशिया में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में शुगर कैन को एक्सपोर्ट करें, वहाँ की जो रॉ मटेरियल जो उनको रिक्वायरमेंट है। इसके कॉन्टेक्स्ट में ये भी कहा जा रहा है कि जो एडिबल ऑयल, पालम ऑयल होता है ना, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा उधर से, क्योंकि हम जो एडिबल ऑयल होती है उसका मैक्सिमम 50%, जो कि मोर देन 50% जो कि हम जो कि इंपोर्ट करके ही यूज करते हैं। अगर हम शुगर कैन को उनके पास दें तो उनका जो कि ऑयल, पालम ऑयल जो होता है, हम उसको ला करके अपने में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कि ट्रेड होता है ना, फॉरेन करेंसी में होता है, उसके लिए हम बैलेंस एक ट्रेड इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेकंड थिंग ये है कि जो शुगर होता है या शुगर केन होता है, इसका जो कि लिमिटेड एरिया में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जब इंडिया का एक्सपोर्ट अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जाए तो कई रीजन है। क्यों? क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वो ब्राज़ील से, इंडोनेशिया से, ब्राज़ील वगैरह से इंपोर्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका जो कि कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन वो जो कि बढ़ जाता है। उसके बाद जो ये होता है कि जब लेकर के आते हो तो उनका जो जूस होता है गन्ने का ना, वो जो है कि जब आप 24 घंटे के अंदर अगर उनको क्रश नहीं करते हो, मतलब
उनका रस नहीं निकालते हो ना, तो वो क्या होता है कि मतलब सुक्रोज जो होता है वो कम हो जाता है उसका मीठापन, तो उससे दिक्कत है। अगर इंडिया और इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एरिया देखें आप, तो वो पास में पड़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इन 24 आवर में जो कि वहाँ पे चला जा सकता है, उनको जो कि यूज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें थी। एंड फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में आया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के क्या है, सॉरी मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल दिया क्योंकि उसका भी चलता है, लेकिन एस वाई कुरैशी सर रहे हैं, इस वजह से मेरा दिमाग में आ गया। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, एस वाई कुरैशी सर फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहे हैं, कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं। इनका एक आर्टिकल आया गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर को लेकर के। इन्होंने ये कहा कि देखिए, जो गवर्नर होता है वो अपॉइंटेड नॉमिनेटेड होता है, वो इलेक्टेड नहीं होता, उनको जो कि इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के फंक्शन में। लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है कि जो गवर्नर होता है वो एजेंट के रूप में काम करता है, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है स्टेट में उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। उनका ये होना चाहिए कि भाई कि आप उनके अकॉर्ड एडवाइस पे काम करिए, लेकिन बात आकर के फंस जाती है गवर्नर के इशू पे कि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशनरी पावर को कई बार सजेस्ट किया गया इसको खत्म किया जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इसके लिए ये है कि 192 आर्टिकल जो है वो कहता है कि एडवाइस पे जो कि काम करेंगे ऑफिस ऑफ गवर्नर के लिए, क्योंकि गवर्नर क्या होता है, ये अपॉइंटेड होता है 5 साल के लिए, उसकी 2 मिनिमम क्राइटेरिया होती है, 35 साल का एज है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके बाद 2 और क्वालिफिकेशन है अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो सरकारिया कमीशन 1986 में, जो शायद 86 में जब भी किया गया था, तो उसने सजेशन किया था जो भी गवर्नर अपॉइंट हो रहा वो उसका डोमेस्टिक स्टेट नहीं होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में नंदीबेल पटेल हैं, वो यूपी की नहीं, वो गुजरात से बिलोंग करती हैं, तो उनका जो कि उससे हो गया। इसके बाद जो है कि वो जब अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो सजेशन लिया जाए। लेकिन ये जो दूसरा वाला क्राइटेरिया कि सजेशन लेना चाहिए चीफ मिनिस्टर से, ऐसा होता जाता नहीं है, आज से नहीं है, ऐसा नहीं कि एनडीए गवर्नमेंट आई ऐसा करे, पहले से भी ऐसा मनमन्ना लोग कर देते हैं अपॉइंटमेंट। तो इशू का निकल करके आया है, जैसे तमिलनाडु और यहाँ आर्टिकल में जो कि दो दो आर्टिकल जो दो इशू बताए जा रहे हैं एसवाई कुरैशी के द्वारा। ये कहते हैं कि जब आप तमिलनाडु के आर रवि सर थे गवर्नर के बारे में सुने, तो उनका जो स्पीच था पार्लियामेंट सेशन में वो कुछ को रिमूव कर दिए थे। फिर उसके बाद एक उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट होते हैं यूपीएससी के, उनका हुआ था। उन्होंने ये कहा कि आप अगर रहते हो, सिलेक्ट होते, तो हमेशा कमिटेड रहो सेंटर की तरफ। आप ऐसा नहीं कि स्टेट का पक्ष लिया, हमेशा स्टैंड सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब इनका ये कहना है कि किसी भी हद तक जाकर के कितनी भी गलत सही हो, आप सेंटर के साथ ही खड़े रहिए। देखिए ये तो पूरी तरह से मतलब गलत है कि इस तरह का परसेप्शन बनाना। फिर उसके बाद उनको करना, वो भी कई कंट्रोवर्शियल उनका स्टेटमेंट आया हुआ था, तो पिछले साल या महीने में जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर इसके बाद एक आया हुआ था झारखंड के जो गवर्नर थे उनको लेकर के, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर सरोज करके, उनको उनके उनके बारे में आया हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको सजेस्ट किया था कि आप इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पे हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि जो मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर होते हैं, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जैसे एग्जांपल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या, सबसे पहले ये समझ लिए, जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट होती है, डेजिग्नेटेड पोस्ट होती है अदर मिनिस्टर और एमएलए के, वो जो होती है वो जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होती है। तो उन्होंने एक्वायर किया था कोई डिपार्टमेंट, इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आप इनको डिस्क्वालीफाइड करो। बट हुआ ये कि गवर्नर जो है कि इसको डिस्क्लोज नहीं किया, क्या ग्राउंड है कैसे, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किए। फिर बाद में वो गवर्नर का ट्रांसफर कर दिया महाराष्ट्र में, एंड अभी वो चल ही रहा है सिस्टम, अभी नहीं हुआ। तो इनका ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि ये गवर्नर के अपने अपने देखिए मतलब एक ऐसे वर्क करना चाहिए, क्योंकि वो नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। उसके लिए 2 कमीशन भी बताते हैं, स्टैब्लिशमेंट या पूंजी कमीशन और सरकारिया कमीशन, ये बनी हुई थी। सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, उसी के टॉपिक पे इन्होंने मतलब सजेशन किया। जो सरकारिया कमीशन है, कई चीज़ें किया कि किस तरह की एलाई होनी चाहिए, गठबंधन किस तरह का, पहले इलेक्शन से पहले होना चाहिए, इलेक्शन के बाद होना चाहिए, ड्यूरिंग इलेक्शन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें बताई थी। उसमें ये भी सरकारी कमीशन ने ये भी कहा था कि जो गवर्नर अपॉइंट होगा वो आउटसाइडर होगा स्टेट का। दूसरा चीज़, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट से कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट, उसके बाद जो कि इनका अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन जो कंसल्ट सजेशन लेने वाला है कि उनका विचार विमर्श करने वाली बात है, उसको उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से जो कि उसमें बड़ी मतलब दिक्कत होती है, तो वो नहीं प्रॉपर काम कर पाता है। फिर अब पूंजी कमीशन भी इसी बेस पे बना हुआ था 2007 में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 192 आर्टिकल जो हमारा है
उसको लेकर के है, वो क्या करता है एडवाइज करता है। दो कमीशन बनी गई, सरकारिया कमीशन और उसके बाद जो है कि पूंछी कमीशन। सरकारिया कमीशन दोनों सेंट्रल स्टेट के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करता है, वो जो कि गवर्नर भी एक तो वही आता है ना पार्ट सेंट्रल स्टेट के बीच में, वो एक पिलर की तरह। जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आईएएस ऑफिसर जब आप आईएएस क्लियर कर लेंगे तो आपके बात ये आएगा कि आप उसको कैसे कंडक्ट कर रहे हैं सेंट्रल स्टेट के। ये माना जाता है ये जो पोस्ट होती हैं ये कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करती हैं और कहीं ना कहीं यूनिटरी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें रही। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे आर्टिकल्स आए हुए हैं, हम उसको लेकर के डिस्कस करने वाले। जैसे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल क्राइम इंटरनेशनल कोर्ट है, उसको लेकर के उसका हेड में जो कि नीदरलैंड में जो कि उसका हेडक्वार्टर, तो वो सारी चीज़ों को हम करें। जो बड़े आर्टिकल्स हैं ओरली हम डिस्कस कर लिए। अब आते हैं फटाफट हम उसको जो है कि जो छोटे आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं अब अपना जो कि पीडीएफ शो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो कि अभी क्या है कि हम पिछले महीने कुछ डिस्कस किए थे कि पंजाब में जो कि बहुत इशू है, जब मूसेवाला थे फिर लेकर के, तो उसमें है कि ये लोग थोड़ा सा गुंडागर्दी वाला टाइप में कर रहे हैं, तो उनका अरेस्ट वारंट करके चल रहा है। फिर उसके बाद देखिए कि दिल्ली पुलिस जो है, राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, तो उनके ऊपर जो पुलिस दिल्ली पुलिस जो उनके घर पे पहुंची, तो उसको लेकर के एजिटेशन वगैरह सारी चीज़ें हो रही। फिर उसके बाद ये जो पंजाब में चल रहा है उसको लेकर ट्रांजेक्शन को उसको है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। इसमें देखिए आईआईटी, देखिए श्रीनगर में क्या है कि अभी वहाँ पे आईटी एक इस तरह का मॉल इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वे जो कि वहाँ के भूमि पूजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ के एफडीआई के लिए चले। फिर उसके बाद देखिए कि शेयर ऑफ द प्राइवेट रिफाइनर इन द फ्यूल एक्सपोर्ट द यूरोप ऑलमोस्ट 90%। फिर इसके बाद देखिए 4 मंथ 50 रैली महाराष्ट्र वन देम लव जिहाद लव लैंड जिहाद एंड इकोनॉमिक बाइकाट को लेकर के। ये पॉलिटिकल इशू है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई आई विल नॉट डिस्कस हियर। देखिए इसमें क्या है कि यमुना नदी जो हमारी है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश दिखा रहा है। तो इसमें क्या है ना कि इस समय यमुना रिवर काफ़ी जो है कि न्यूज में चल रही है, तो हम इसको जो कि डिस्कस करने वाले हैं। आने मैपिंग के थ्रू करेंगे। इसमें देखे करें कि यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी, गंगा की जो यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, तो इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। एक मैपिंग का क्लास बनाऊंगा जरूर, उसमें डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे चलते हैं। देखिए आने वाले समय आज जो है कि आपका है 20 मार्च है, आज जो है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है कि विजिट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, कैसे इनका आउटकम निकल करके आता है। देखिए जो जापान होता है ना, इस समय G20 का जो प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है, इसका भी मेंबर है, और जो G7 है ग्रुप 7 का, इसका भी मेंबर। दैट्स वाई। उसके बाद एक और चीज़, ये जो क्वाड 4 लोगों का ग्रुप है, इसका भी मेंबर है इंडिया भी G20 का भी मेंबर है, क्वाड का भी मेंबर। लेकिन जो जापान है ना, ये काफ़ी तीनों ग्रुप का ये है, तो इसलिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो ये हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, इनका ये भी एक बार अभी कुछ दिन पहले कमेंट आया हुआ था कि जो रिटायर्ड जो जज है ना, ये कहीं ना कहीं एंटी इंडिया जो कि एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये देखिए थोड़ा पॉलिटिकल इशू लगता है, बट हमारे लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जुडिशरी इंडिपेंडेंस होता है, और जो जजेस होते हैं उनका फ्रीडम होता है, और जो कि उनका जो कि सिक्योरिटी होती है, इसको लेकर के। तो हमेशा मान लीजिए कि उनके बारे में तो बोला जाता है कि भाई जो जजेस होते हैं उनका क्रिटिसिज्म पार्लियामेंट आउटसाइड पार्लियामेंट नहीं किया जा सकता, बट जो रिटायर्ड जज हैं इस तरह की कमेंट्स करते हैं। इस समय ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो हम देखेंगे कि क्या होता है। एमिड प्रोटेस्ट अलाउ द मिक्स्ड पेमेंट रूट एमजी मनरेगा। आप सभी को पता है कि 2005 में नरेगा करके एक एक्ट आया था, 2010 में इसको जो कि एमजी महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट जोड़ा गया। ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद देखिए कि ये हमारे फार्मर वेंकैया नायडू फार्मर वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट है जगदीप धनखड़ सर है, ये जो कि हमारे थे, इन्होंने एंटी इंडिया फोर्स स्प्रेडिंग द प्रेसिडेंशियल नैरेटिव। मेरे समझ में नहीं, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे इसमें बड़ा ही मतलब दुख भी है और ग्लैंड कि मतलब कंफ्यूज्ड भी हूँ, मतलब किस तरह का मतलब परसेप्शन बन रहा है, या फिर इस तरह की जो कमेंट्स आने प्रूफ क्या करना चाहते हैं। जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स, या फिर और भी जो पोस्ट हैं, उनके जो हेड होते हैं वो इस समय इस तरह के मतलब एक्टिविटी, या फिर बोल सकते हो कि कमेंट्स आ रहे हैं, या फिर स्पीच आते हैं। जैसे पिछले साल क्या था कि जो हमारे ये हैं प्रेजेंट टाइम में जो वाइस प्रेसिडेंट है इनकी धड़कन है, इनका स्टेटमेंट आया होता है जुडिशरी को लेकर के, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के। तो काफ़ी अभी बात ये चल रही कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ें निकल करके आ रही है कि आप एंटी इंडिया हो। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी मतलब ग्रैंड वाली बात है, दुख वाली बात है कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, और कैसे मतलब जो आम आदमी है वो अपना एक ओपिनियन उसको क्लियर कर पाए। आई मतलब कम्प्लीटली आई एम डिस्टर्ब, राइट। सो
आपको जो भी स्टडी करना, आप बड़े संभल करके कोई भी स्टेटमेंट होता है। हम इस चीज़ के लिए कमिटेड है कि कोई अगर एंटी इंडिया एक्टिविटी करता है तो उसको किसी भी हद तक जा करके उसको पनिशमेंट किया जाए। बट ये भी चीज़ है ना कि अगर आप एक एंटी इंडिया एक्टिविटी हो जाती और एक हो जाती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्रिटिसिज्म करना, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये जो है कि एंटी इंडिया है। एंटी इंडिया का क्या मतलब है, कैसे है, ये जुडिशरी को डिफाइन करना। हालांकि किया है जुडिशरी ने कि ये एंटी इंडिया, मैं एग्जैक्ट में श्योर नहीं हूँ, बट इतना कह सकता हूँ कि मैंने कहीं सुना या जो भी था कि जब तक आप ये कहते हो कि मतलब कोई स्लोगन देते, जब तक ये लगे ना तब तक एंटी इंडिया होता नहीं है। तो आप कोई भी कमेंट्स करिए, संभल के करिए, उसको रिस्पेक्ट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझिए, फिर कमेंट करिए। इंडिया का जो बेसिक फीचर्स है, बहुत लोग वही है कि इंडिया के पॉलिटिक्स को समझते नहीं है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसको समझते नहीं है, बेना वजह की जो कि कमेंट्स करते रहने। खैर, हमारे लिए नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। आर्टिकल्स क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। यहाँ पे देखिए जो कि वही व्हीट शुगर को प्रोटेक्शन को लेकर के हमने कहा था ये बातें, उसको लेकर के। फिर उसके बाद देखिए राकुन डॉग। अभी एक रिसर्च पेपर आया हुआ, तो इसमें ये कहा गया कि जो 2019 में कोविड स्प्रेड हुआ, ठीक है, वर्ल्ड में, इसके पीछे जो है कि एक बैट जो चमगादड़ होते हैं और ये जो रैककॉन डॉग होते हैं, ये इनके पीछे रीजन रहे। और इनका रैकडॉन जो कि नाम पड़ा हुआ है, इनके फेस पे देख रहे हो ब्लैक स्पॉट है ना, इसकी वजह से इनका जो कि किया गया। और ये जो नेटिव हैं ये आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, हालांकि यूरोप में भी पाए जाते हैं, ठीक है, यूरोप कंट्री में भी पाए जाते हैं। और इसके बाद मतलब है जो भी इनके, बस आपके लिए ये पता होना चाहिए क्या है। फिर उसके बाद देखिए 2003 में से लेकर के 2023 आ गया है कि जो कि ईरान में वार हुआ था, ये 20 साल कंप्लीट कर दिया। और अभी एक रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो इंडियंस हैं वो अब्रॉड में काफ़ी जा रहे हैं स्टडी करने के लिए। फिर इसके बाद ICC है, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट है, इसने क्या किया कि दो व्यक्ति पुतिन है और एक व्यक्ति और, उनके पीछे जो कि वारंट इशू किया गया, तो इसको लेकर के है। देखिए ये रोम स्टेटस के थ्रू जो कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया 2002 में, और इसका हेड क्वार्टर आपका हेग में पड़ेगा, ठीक है, हेग नीदरलैंड में पड़ जाता है। फिर इसके बाद देखिए कि जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो ऑफिस ऑफ गवर्नर होता है उसको लेकर के SY कुरैशी सर फॉर्मर चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनको लेकर के। फिर उन पर उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या चेंज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आ रहे हैं हम इसको, जो छोटे छोटे आर्टिकल्स है उसको डिस्कस करें। अभी हुआ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ है ना कि ये रिवर देख रहे हो, इसमें रिवर है डार्लिंग बाराक रिवर है ऑस्ट्रेलिया में। इसमें जो कि देख रहे हो जो फिशेस हैं उनकी डेथ हो गई। रीजन क्या था, रीजन क्या था, तो उनमें ऑक्सीजन लेवल है ना, डिप्लीटेशन कम हो गया। ऑक्सीजन लेवल जब कम हो गया तो उनसे उनकी डेथ हो गई। और क्यों कम हुआ, अभी फ्लड आया, फ्लड की वजह से सेडिमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा आ गए। फिर उसके बाद जो कि वेदर जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है, तो इससे डिप्लीटेशन डिक्रीज होना ड्यू टू फ्लड और टेम्परेचर की वजह से जो है कि उनका हो गया, तो उस वजह से डेथ हो गई। तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेपोसिट क्या होता है, इसको लेकर के ये कमेंट्स आया हुआ है। तो देखिए अभी क्या है कि 2023 फिजिकल डेपोसिट टारगेट ऑफ 6.4% विद इन रीच से डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ने इन्होंने कहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जो बजट होता है वह दो तरह का होता है, एक रिसिप्ट होता है और एक एक्सपेंडिचर होता है। जो रिसिप्ट होता है वो रेवेन्यू हो सकता है और कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है। फिर जो एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी से ब्याज पे पैसा लियो उसको दे रहे हो उसको लिए। फिर उसके बाद जो एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल होता है, वो जैसे मान लीजिए कि आप कोई स्कूल बनवाना चाहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना चाहते हो, ट्रेन की पटरी, उसके लिए होता है। फिर उसके बाद जो रिसिप्ट होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, मान लीजिए आप किसी को लोन दिए हो वहाँ से आपको पैसा आ रहा है। कैपिटल रिसिप्ट जैसे आप डिस इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो उससे चीज़ें जो आती हैं वो गवर्नमेंट की, तो इसको लेकर के ये आया। फिर उसके बाद सेबी ने काफ़ी जो कि क्लोज होकर स्क्रूटनी कर रही है सेबी वगैरह का, इसको लेकर के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल था। हम जो इकोनॉमिक वाला ये देख लेते हैं। इसमें क्या है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखते हैं अशोक गुलाटी सर हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए दो पॉलिसी होती है, ये इनका मतलब इन्फ्लेशन को लेकर के है टारगेट। अभी क्योंकि आने वाले समय में RBI की जो कि मॉनेटरी पॉलिसी है उसको लेकर के थी, अभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट को वो नहीं किया। अभी हम बता रहे जो पॉलिसी होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और एक जो कि RBI
आरबीआई करती है, ठीक है। जो आरबीआई पॉलिसी करती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है उसको फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में जैसे मान लीजिए स्कीम है वो कर रही है, वेलफेयर स्कीम है या फिर डेवलपमेंट का काम कर रही है, ये जो एक्सपेंडिचर करती है। उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी करती है, इसमें इसका ये टारगेट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत कम स्कोप होता है कि आप उसको करो। जैसे मान लीजिए कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा फूड शॉर्टेज की वजह से, तो वो क्या करेगी, बफर रखी है तो बफर मार्केट में होल्ड कर देगी, मतलब रिलीज कर देगी। उसके बाद ये करेगी कि लोगों के पास लिक्विडिटी ज़्यादा, मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा चल जाए या फिर लिक्विडिटी को कम कर ले, तो वो क्या करेगी, सोशल वेलफेयर स्कीम को कम कर देगी। फिर इसका जब इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत, इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 जो है कि आरबीआई के होते हैं, 3 जो है कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इनका टारगेट ये होता है कि 4% प्लस माइनस 2% से ऊपर, मतलब मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6% के ऊपर नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर, पिछले सालों से जो कि ये इन्फ्लेशन मोर देन 6% रहा है, इस वजह से चिंता का विषय हो गया, तो आरबीआई जो कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दी है। तो इसके बाद इनको ये इनका यही कुल मिलाकर के ये है कि जो कि हम कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और इंक्रीज करें, ये सारी चीज़ें थी। तो ये हम आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस कर पाएंगे, और इतना की जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन न्यूज़ थी उसको लेकर के, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो। आधा कोई चीज़ अगर क्वेरी करना चाहते हो आप, तो नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और कमेंट्स जरूर करिएगा, राइट। सो आने वाले समय में हो सकता है कि हम बड़े स्टेज पे चल करके इसको डिस्कस करें, पैनल और थ्रू। डोंट वरी, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम हम लोग इसको डेवलपमेंट करते रहेंगे, बट इतना जरूर है कि आप इसके साथ कंटिन्यूटी और कनेक्टिविटी, हमारा कुछ समय के लिए डिसकंटिन्यू हो सकता है बट परमानेंट नहीं हो सकता, और आने वाले समय में हम बहुत बड़े लेवल पे जो कि इसको शुरू करने वाले हैं। तो बस आप जुड़े रहिए, और बाकी चीज़ें में हम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।